तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया आप लोगों को पता है कि इसके जो पैथोलॉजीज हैं उसके केसेस अक्सर औकात एग्जाम में आ जाते हैं या फिर एससीक्यूज आ जाते हैं। तो कॉर्निया का स्ट्रक्चर अच्छे से करोगे तो पैथोलॉजीज अच्छे से हो जाएंगी। सबसे पहले कॉर्निया रोड शेप है, ठीक है, जो हमें सामने ब्लैकिश आई नज़र आ रही है ना, उसके सामने जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम कॉर्निया कह रहे हैं। वो ब्लैकिश क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि जो पीछे आयरस है ना हमारे कॉर्निया के, वो पिगमेंटेड एरिया है, मतलब आयरस पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, उसकी वजह से ब्लैक ब्लैक नज़र आता है। लेकिन ये ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है हमारा, कन्वेक्स इन शेप होगा, ठीक है, ये कन्वेक्स है। और कनकेव आप लोगों को पता है कि कनकेव ऐसा दिखने में होता है। और ट्रांसपेरेंट है, आपको बता दूँ ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट है। और 1/6 ऑफ हमारा आई बॉल बना रहा है, मतलब ये ऑप्टिक डिस्क है ना हमारी पीछे से आ रही है, और ये पीछे आगे फिर स्क्लेरा आ रहा है हमारा सारा। उसके सामने बिल्कुल छोटा सा रेडिश एरिया ना ये वाला, ये हमारा कॉर्निया सिर्फ 1% आई बना रहा है हमारा। अब अगर हम डायमेंशंस की तरफ जाएं तो असल में ना कॉर्निया दो तरह की शेप दे रहा होता है। अगर हम आगे से पीछे की तरफ जाएं ना तो कॉर्निया पहले एक शेप दे रहा होता है एलिप्टिकल, ठीक है, फिर दूसरी शेप दे रहा होता है सर्कुलर, ठीक है। पहली शेप इसकी एलिप्टिकल आएगी, फिर उसके बाद सर्कुलर आएगा। तो सबसे पहले एलिप्टिकल पे चलते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायमीटर लेंगे तो बनेगा 11.5 मिलीमीटर, अगर वर्टिकल डायमीटर लेंगे तो वो बनेगा 12 मिलीमीटर, ठीक है। और ऐसे ही जब हम पीछे चले जाएंगे, पीछे जाके आपको पता है कि अब लेंस गुलाई में आगे सर्कुलर हो गया हुआ है, तो सर्कल का हॉरिजॉन्टल डायमीटर लेते हैं तो 11.7 मिलीमीटर बनता है। शेप मैं आपको बता चुका हूँ कि कन्वेक्स शेप है, लेकिन आपने इसकी थिकनेस नहीं भूलनी, थिकनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थिकनेस जब हम जैसे जैसे पेरिफेरली जाएंगे ना, ये पेरिफेरल स्ट्रक्चर आ गया हुआ है, ये सामने सेंट्रल कॉर्निया आ गया है, मतलब कॉर्निया पूरा पीछे सारा हमारा स्क्लेरा वगैरह कॉर्निया आई बॉल है, ठीक है। आप लोगों को देखना सेंट्रली जो इसकी थिकनेस है ना वो 0.5 टू 0.54 मिलीमीटर है, ठीक है। और जब पेरिफेरली देखेंगे, ये पेरिफेरली थिकनेस देखेंगे, पेरिफेरली मोटा है, ये थोड़ा सा कॉर्निया मोटा है, वहाँ पे 0.65 टू 1 मिलीमीटर की थिकनेस है, ज़्यादा थिकनेस है। क्योंकि ये आप लोगों को थिकनेस याद रखनी है, जब हम ग्लोकोमा पढ़ेंगे ना ओपन एंगल ग्लोकोमा, तब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थिकनेस में फ़र्क आएगा। फिर क्रेटोकोनस पढ़ेंगे, क्रेटोकोनस जिसके अंदर हमारा जो कॉर्निया एक तो थिन हो जाता है और कोन शेप बन जाता है। नॉर्मली ऐसे होता है ना, लेकिन क्रेटोकोनस में कोन शेप बन जाता है। और दूसरा रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो करते हैं हम, लेज़र सर्जरी वगैरह करते हैं, उसके लिए भी हमें थिकनेस देखनी होती है। तो आपने सिर्फ इस टाइम थिकनेस की वैल्यूज याद रखनी है। सेंट्रली 0.5 टू 0.54 मिलीमीटर है, फिर जैसे जैसे हम पेरिफेरी जाएंगे, दूर जाएंगे सेंट्रल से, तो 0.6 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर इसका थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? या मिसाल के तौर पे आपको रेड रेड जो नज़र आ रहा है सेंटर में, ये हमारा सामने कॉर्निया है, पीछे सारी आई बॉल है येलो वाली जो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। इसका अगर हम बाहर से कॉर्निया के बाहर वाली साइड से जो कन्वेक्स शेप बनी हुई है, ठीक है, उससे अगर हम इसका पूरा सर्कुलर लें, जैसे ये ग्रीनिश मैंने पूरा सर्कुलर एरिया लिया हुआ है, उसका अगर हम रेडियस लेंगे, मिसाल के तौर पे आपको पता है पूरा का पूरा जो होगा वो होगा डायमीटर, उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस होगा। अगर बाहर वाली सरफेस का, कॉन्वेक्स सरफेस का हम डायमीटर लेंगे तो उसको हम कहेंगे, सॉरी रेडियस लेंगे तो उसको कहेंगे एंटीरियर कन्वेक्स सरफेस कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका आएगा 7.8 मिलीमीटर, ठीक है। अगर पोस्टीरियर आपको पता है कि अब कॉनकेव शेप बन गई, ये हमारा सॉरी कॉर्निया है, ठीक है। बाहर वाली शेप इसकी कॉन्वेक्स है, अंदर वाली शेप इसकी कॉनकेव है। कॉनकेव में बताया ना, कॉनकेव ऐसा होता है, ठीक है। अंदर वाली शेप कॉनकेव है, बाहर वाली शेप कॉन्वेक्स है। अगर हम अंदर वाली शेप का लेंगे, पोस्टीरियर कॉनकेव का लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे, मतलब उसका फिर हमने गुलाई बना देनी सारी। ब्लू वाली जो गुलाई बनाई हुई ना, ये सारी अंदर वाली साइड से गुलाई है, मतलब सर्कुलर लेना, उसका हाफ करना, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाना, उसको हम कहना है 6.2 टू 6.8 मिलीमीटर पोस्टीरियर सरफेस का है। इंटीरियर का 7.8 मिलीमीटर है, जो कि कन्वेक्स शेप है और अंदर से कॉनकेव हो गई अब। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.376। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को पता है कि जब एक मीडियम से रे पास करती है तो दूसरे मीडियम में जितनी रिफ्लेक्ट होती है ना, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे आप लोगों ने अपनी फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ये अगर बाहर वाला ये इन्वायरमेंट एयर है, ठीक है, अगर वो आगे जाके लिक्विड में एंटर हो रही है, ठीक है, तो रेज जब यहाँ से आएगी तो वो कितना डिफेक्ट करेगी, ठीक है, वो होता है हमारा रेडियस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.376। कॉर्निया का कॉर्निया का बता रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव पावर क्या होगी? रिफ्रैक्टिव पावर भी यही है कि मतलब कितना लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे जो कॉर्निया उसका फंक्शन ही ये है कि इसने लाइट को रिफ्लेक्ट करना है। एक तो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, लाइट कहीं रिफ्लेक्शन में मसले मसाइल ना है, ट्रांसपेरेंट है। और दूसरा हमारे कॉर्निया का फंक्शन ही ये है कि लाइट रेज जब कहीं से भी एंटर हो रही है तो उसको एक पॉइंट पे फेंकना है रेटिना के ऊपर, मतलब किसी भी एंगल में एंटर हो सकती है, लेकिन उसने
इमर्ज एक ही जगह पॉइंट पे होना है जो रेटिना का पॉइंट बनना है, ठीक है। तो कॉर्निया का ये फंक्शन है कि लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे रेटिना फेंक रही होती है। तो एंटीरियर कन्वेक्स सरफेस का जो होगा रिफ्लेक्टिव पावर वो होगी 48 डायोप्टर, पॉजिटिव 48 डायोप्टर, क्योंकि बाहर वाले स्ट्रक्चर को फेस कर रहा है। और जो पोस्टीरियर होगा हमारा कॉनकेव सरफेस है, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अंदर से तो कॉनकेव है ना जो हमारा कॉर्निया है, तो उसका होगा -5 डायोप्टर। अगर इन दोनों की एवरेज लेंगे तो ये पॉजिटिव 48 -5 को कर देंगे पॉजिटिव 43 डायोप्टर, ठीक है। ये हमारा एवरेज रिफ्लेक्टिव पावर है, ये याद रखनी, ये नहीं भूलनी, 43 डायोप्टर। ये हमारा रिफ्लेक्टिव पावर हमारे लेंस से भी ज़्यादा, जो अंदर आंख के अंदर लेंस प्रेजेंट है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा ये है। अंदर वाले लेंस की तो 15 होती है, पॉजिटिव 15 डायोप्टर्स, लेकिन उससे भी ज़्यादा है। ऐसे वैसे कॉर्निया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारी आई का। तो स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा मतलब हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा। एक तो ये 5 लेयर पे मुश्तमिल है। 5 लेयर को हमेशा याद रखना है ABCDE से, ABCDE, ठीक है। ए से आ जाएगा हमारा इंटीरियरली जो हमारी लेयर प्रेजेंट है वो है एपिथीलियम, ठीक है। डिटेल में एपिथीलियम को आगे जाके पढ़ते हैं, लेकिन आप इतना याद रख लो कि ABCD से क्या याद रखना है। इंटीरियरली याद रख लो, आपको पता है सबसे पहले लेयर आती ही एपिथीलियम है, जो बाहर वाली लेयर होती है जो हमारी इन्वायरमेंट को फेस कर रही होती है। उसके बाद बारीक सी लेयर आएगी बीच में, जो ये ग्रीनिश लेयर, ये होगी बोमेंस, बी से बोमेंस लेयर, ठीक है। और उसके बाद बोमेंस मेम्ब्रेन नहीं कहता ना, जो कि हमारी होती है सॉरी नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। आपने इसके साथ रिलेशन रखना है, बोमेंस लेयर है ये। और उसके बाद फिर आ जाएगी हमारी सी, कोलेजन स्ट्रोमा। हालांकि इसको स्ट्रोमल लेयर कहते हैं, लेकिन आपने कोलेजन से याद रख लेना, क्योंकि इसके अंदर कोलेजन प्रेजेंट हो गया। आगे जाकर मैं पढ़ाता हूँ सारी लेयर्स को डिटेल में, लेकिन आप याद रख लेना कि कोलेजन स्ट्रोमा, सी से कोलेजन स्ट्रोमा, डी से डेस्मेट मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद हमारी ई से आ जाएगा एंडोथीलियम, जो कि लास्ट मेम्ब्रेन है। फिर अब डिटेल में चलते हैं सारी लेयर्स की। सबसे पहली लेयर आ गई थी एपिथीलियम, जो कि एक नॉन कैराटिनाइज्ड है, मतलब इसके अंदर कैराटिन नहीं प्रेजेंट, कैराटिन प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। कैराटिन आ जाएगा तो हमारी लाइट को पास करने में मुश्किलात पैदा होंगी, या फिर वैसे ही ओपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम है, नॉन कैराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये होता है कि 5 से 6 सेल्स की लेयर है, मतलब 5 से 6 तय लगी हुई सेल्स की, तो उसको हम उस लेयर को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। आपने अक्सर को पढ़ा हिस्टोलॉजी में, तो स्ट्रेटिफाइड याद रख लेना है कि 5 से 6 सेल्स की लेयर जहाँ पे होगी ना, उसको हम कह देंगे स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में देखते हैं कि सबसे पहले लेयर आएगी नीचे हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है हमारे बेसल सेल्स, ठीक है। बेसल सेल्स आप लोगों को पता है कि वो सेल्स होते हैं कि जो रीजनरेट करते हैं हमारे न्यू सेल्स, ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर से ये वाले सेल टूटेंगे तो ये वाले सेल ही न्यू सेल बनाएंगे, और ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, न्यू न्यू लेयर बनती जाएगी। आपको पता है कि रोज़ या 7 के दिन बाद तकरीबन ये सेल टूटते हैं और स्लफ्ट आउट होते हैं और न्यू सेल बनते हैं, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो बेजल लेयर ही ये सेल बना रहे होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी लेयर आएगी हमारी विंग्स सेल्स, ठीक है। पहली आ गई बेजल सेल, दूसरी आ गई विंग सेल्स, जो कि एक तरह के 3 लेयर पाई जाएंगी विंग सेल की। सॉरी मैंने यहाँ पे एक बनाई है, लेकिन आप लोगों ने समझना कि 3 लेयर्स पाई जा रही। बेजल सेल्स की 1 लेयर है, ऊपर 3 लेयर इसकी आ गई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सरफेस लेयर पाई जाती है, इसकी भी 2 से 3 लेयर्स पाई जाती हैं, जो कि मैं आपको बता दूँगा 1 2 3, ठीक है। और इसके ऊपर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होंगे। माइक्रोविलाई मतलब आप लोगों को पता है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी होते हैं, और यहाँ पे भी होंगे। और इन माइक्रोविलाइज के ऊपर हमारी टीयर फिल्म प्रेजेंट होगी। प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म आप लोगों ने पढ़ी थी ना, म्यूसिन मैक्रोस और जो ऑयल लेयर मिलकर बना रही होती है टीयर फिल्म, वो सारी टीयर फिल्म इसके ऊपर भी प्रेजेंट होगी। और फिर उसके बाद चलते हैं लिम्बल स्टेम सेल्स की तरफ। लिम्बल स्टेम सेल्स आप लोगों ने पढ़ा था, लिम्बस जो हमारा कॉर्निया एंड हो रहा है और जहाँ से हमारा आगे स्क्लेरा शुरू हो रहा है, ठीक है। उन दोनों के दरमियान में जो लेयर आती है उसको हम कहते हैं लिम्बल लेयर, ठीक है। लिम्बल लेयर के भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। या आपको वाइट वाइट सेल्स नज़र आ रहे होंगे, सारे लिम्बल लेयर के स्टेम सेल्स हैं, ठीक है। तो ये स्टेम सेल डिवाइड होते हैं, 2 सेल्स बनाते हैं। एक बनाते हैं स्टेम सेल दोबारा से, ठीक है, एक बनाता है डॉटर सेल। डॉटर सेल होता है, वो डॉटर सेल जाता है हमारा यहाँ से सीधा बेजल लेयर की तरफ, बेजल सेल्स की तरफ, और यहाँ से डिवाइड होके ये हमारी पूरी लेयर के लिए हेल्प करता है। हमारे एपिथेलियल सेल्स बनाता है, जो ऊपर सबसे ऊपर एपिथेलियल सेल्स है ना ये वाले, ठीक है, उनमें बनाने में मदद करता है ये। क्योंकि स्टेम सेल आपको बता रहा होगा, स्टेम सेल वही होते हैं जो न्यू सेल्स बनाने के लिए हमारी हेल्प करते हैं बॉडी के अंदर। अगर इन स्टेम सेल्स के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए, ये मसले मसाल करना शुरू कर दें, ये बने ना नए सेल, तो क्रोनिक एपिथेलियल डिफेक्ट हो जाएगा। आपको पता है एपिथेलियल ही नहीं बनेगा, हमारा एपिथेलियम जो सबसे ऊपर वाली 3-4 लेयर्स हैं यही नहीं बनेगी, तो हमारा कॉर्निया डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा और एक क्रोनिक डिफेक्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद कंजक्टिवाइजेशन भी हो सकती है। आपको पता है ऊपर वाले एपिथेलियल सेल्स ही नहीं बन रहे, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो गए हैं, लेकिन हम नए सेल नहीं बन रहे, क्योंकि जो हमारा लिम्बल स्टेम सेल्स है वो वर्क ही नहीं कर रहा। तो जो हमारे साइड पे जो कंजक्टिवा के सेल्स होंगे, आपको पता है कंजक्टिवा ऊपर एक पूरी मेम्ब्रेन बनी होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, उसके एपिथेलियल सेल्स इसके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, मतलब इसको हावी करना शुरू कर देंगे। कहते हैं कि कंजक्टिवाइजेशन होनी शुरू हो गई है, कि कंजक्टिवा के सेल आ गए हमें कॉर्निया की एपिथेलियल सेल की जगह, ठीक है, ये अपनी प्लेस ही ले लेंगे।
तो उसे कहेंगे कंजक्टिवाइजेशन। तो बोमेंस मेम्ब्रेन की तरफ चलते हैं। बोमेंस मेम्ब्रेन जो सेकंड मेम्ब्रेन आ गई है, ए से हमने किया था एंटीरियर एपिथेलियम, अब ये आ गया बोमेंस मेम्ब्रेन। बोमेंस मेम्ब्रेन असल में ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब ये इसमें कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं पाया जा रहा। आप लोगों को पता है इन सारे सेल्स में न्यूक्लियस पाया जा रहा है, जिंदा सेल्स है, ठीक है, नॉन केराटिनाइज्ड है लेकिन जिंदा सेल्स है, ठीक है। वो ए सेलुलर होगा और डिफेंस कोलाजन फाइबर्स पाए जाएंगे उसके डेंस अच्छी तरह जमे से कोलाजन फाइबर्स होंगे, बिल्कुल मोटी सी लेयर है, जैसे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन का लो कि जो हमारी ऊपर बनी हुई ना इंटीरियर एपिथेलियम, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बोमन से बी से बेसमेंट मेम्ब्रेन, या बोमन याद रख लो कि कोलाजन फाइबर डेंसली प्लेस्ड है वहाँ पे। और इसकी जो रीजनरेशन की पावर है बिल्कुल भी नहीं, एक दफ़ा टूट गई तो ये दोबारा रीजनरेट नहीं होगी, उसके बाद फारग है ये वाली मेम्ब्रेन। अगर एक दफ़ा टूट गई, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई मसला मसाइल हो गया तो। स्ट्रोमा जो है वो हमारा 90% ऑफ बना रहा है स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्निया। आप लोगों को पता है इतनी मोटी लेयर है स्ट्रोमा की, ये ब्लूइश लेयर मैंने आप लोगों को बताई है, ये सारी की सारी स्ट्रोमल लेयर है जो कि 90% हमारे कॉर्निया को बना रही है। और फिर दूसरे आ जाएंगे कोलेजन लैमेलाए, जिनका एक तो डायमीटर बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। अगर एक डायमीटर इसका तो दूसरा फिब्रिल भी डायमीटर बिल्कुल सेम लेके आएगा और बिल्कुल रेगुलरली प्लेस्ड होंगे। जितना फ़र्क उसके दरमियान होगा दो ऊपर वाले फिब्रिल्स के, उतना ही फ़र्क नीचे वाले दो फिब्रिल्स के दरमियान में आएगा। मतलब रेगुलरली प्लेस्ड होंगे, जितना फासला ऊपर वाले फिब्रिल्स में है उतना ही फासला नीचे वाले फिब्रिल्स में है। तो ये हमारी असल में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे होते हैं। आप लोगों को पता है कि कोलेजन तो अब स्क्लेरा के अंदर भी प्रेजेंट है, लेकिन स्क्लेरा वाइट कलर दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि एक तो उनकी डायमीटर नहीं परफेक्ट, सबका डायमीटर डिफरेंट है, और दूसरा वो डेंसली प्लेस्ड है। ये डेंसली नहीं प्लेस्ड, ये रेगुलरली प्लेस्ड है। हाँ, स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं लेकिन मसले मसाइल नहीं ला रहे ट्रांसपेरेंसी के अंदर, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं कॉर्निया के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को पता है एक तो ये डायमीटर सेम है और रेगुलरली प्लेस्ड है, और इनके अंदर प्रोटीग्लाइकेंस है जो कि ग्राउंड सब्सटेंस है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और केराटोसाइड्स हैं। केराटोसाइड्स ही वो सेल्स हैं जो कोलेजन लैमेला बना रहे हैं। कोलेजन लैमेला एक दफ़ा टूट गया तो केराटोसाइड्स ने ही दोबारा बनाना है। तो केराटोसाइड्स, ये रेड सेल्स जो है ये केराटोसाइड्स हैं, ठीक है। और बाकी हमारा लैमेला कोलेजन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी जो कि हमारी चौथी लेयर आ गई थी। ये भी एक तरह की बेसमेंट मेम्ब्रेन है लेकिन एंडोथेलियल सेल्स के लिए। आप लोगों को स्ट्रक्चर पढ़ाएगी, ये नीचे एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन आ रही है ना, ये डेस्मेंट मेम्ब्रेन, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कह रहे हैं। जैसे बोमेन मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन बन गई थी एपिथेलियल सेल्स की, एंडोथेलियल सेल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन बन गई है डेस्मेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम, ठीक है। बाकी स्क्वाब लाइन आ रही होती है क्योंकि ये अब्रप्टली जो ये कॉर्नर है, अब ये कॉर्निया सारा का सारा, तो यहाँ पे आगे यकदम से ख़त्म हो जाते हैं, तो एक लाइन सी देते हैं छोटी सी, उसको हम कहते हैं स्क्वाब लाइन्स। और ये भी अनएबल टू रीजनरेट है, एक दफ़ा टूट गए तो फारग है। जैसे ऊपर बोमेन मेम्ब्रेन एक दफ़ा टूट गई तो वो भी फारग थी। उसके बाद हमारी लास्ट लेयर आ जाती है एंडोथेलियम, जो कि सिंगल लेयर है हेक्सागोनल सेल्स की, ठीक है। हेक्सागोनल आपको पता है ऐसी शेप होती है, तो इस शेप की एक पूरी आखिरी लेयर है, ठीक को कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारी हाइड्रेशन को मेंटेन कर रही है। हाइड्रेशन किसकी? कॉर्निया की। कॉर्निया के अंदर आप लोगों को पता है कॉर्निया का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिए, उसके पीछे हमारा सारा का सारा एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर सारा का सारा पीछे पानी प्रेजेंट होता है। जब हम आगे जाएंगे ना डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कॉर्निया उसके पीछे एक पानी की लेयर होती है, इसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये सारा रेड का रेड जो है पीछे ये आयरस है, फिर आगे पीछे लेंस है, ठीक है। उसके पीछे एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। एक्वस ह्यूमर हमारे कॉर्निया के अंदर जा भी रहा होता है, वापस उसको निकाल भी रहे होते हैं। कौन निकाल रहा होता है? एंडोथेलियल सेल निकाल रहे होते हैं। 70% हाइड्रेशन रखनी है हमने कि 70% पानी हो कॉर्निया के अंदर, इससे ज़्यादा ना हो। पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा आप लोगों को पता है, फिर हमारी ट्रांसपेरेंसी के अंदर मसले मसाइल आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हैं ये वाले एंडोथेलियल सेल्स, इनके पंप मैकेनिज्म होता है। पंप के थ्रू ये जो आइंस होते हैं, जो साल्ट्स वगैरह होते हैं, उनको भी साथ निकाल रहे होते हैं, और साथ जो पानी गया होता है कॉर्निया के अंदर उसको भी निकाल के दोबारा एक्वस ह्यूमर में फेंक रहे होते हैं, ठीक है। एक्वस ह्यूमर में निकाल के फेंकना काम है एंडोथेलियल सेल्स का थ्रू पंप मैकेनिज्म, इसको हम कहते हैं एंडोथेलियल पंप्स, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई डैमेज आ जाएगी, मसले मसाइल एंडोथेलियल सेल्स के अंदर आ जाएगी, ना ही ये रीजनरेट करते हैं, ठीक है। एक दफ़ा टूट के रीजनरेट भी नहीं होंगे तो कॉर्नियल एडीमा हो जाएगा। आपको पता है अब तो कॉर्निया के से पानी निकालने वाले सेल्स ही नहीं रहे, पंप ही नहीं रहे, तो कॉर्निया के अंदर पानी भर जाएगा, उसको हम कहेंगे कॉर्नियल एडीमा हो गया हुआ है। इसकी ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। ब्लड सप्लाई आप लोगों ने हमेशा याद रखना कि ए वास्कुलर है। अक्सर का MCQ आ जाता है, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना कि वेव वास्कुलर है, इसके अंदर वेसल्स होती तो हमारी ट्रांसपेरेंसी लूज़ हो जाती। तो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर कोई वेसल नहीं है, लेकिन इसकी जो मेटाबॉलिज्म या फिर छोटे मोटे जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह जाने होते हैं, आने जाने होते हैं, उनके लिए पेरीलिम्बल प्लेक्सिस एक बना हुआ है, साइडों पे ये प्लेक्सिस बना हुआ है। पेरीलिम्बल ये लिम्बस एरिया हमारा, ठीक है, साइडों पे प्लेक्सिस है, उसके थ्रू थोड़ा बहुत हो जाते हैं जो कि हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स या मेटाबोलाइट्स रिमूव करने होते हैं। अब नर्व सप्लाई की तो चलते हैं। नर्व सप्लाई जो कि नॉन माइलिनेटेड है, मतलब एक माइलिन शीथ हमारी नर्व्स के ऊपर प्रेजेंट होती है ना, तो इस केस के अंदर माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होगी। क्यों नहीं प्रेजेंट होगी? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा कॉर्निया डेंसली सप्लाइड है,
डेंसली इनर्वेटेड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नर्व्स है, इतनी ज़्यादा नर्व्स की बॉडी के किसी पार्ट के अंदर नहीं पाई जाती। तो अगर नर्व्स के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी तो वो भी तो हमारी ट्रांसपेरेंसी को लूज़ कर सकते हैं। इस वजह से ट्रांसपेरेंसी को बचाने के लिए माइलिन शीथ उनके ऊपर होती नहीं है। और इसको जो नर्व सप्लाई कर रही है वो लॉन्ग सिलियरी नर्व है, जो कि ऑप्थेल्मिक ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व की। ट्राइजेमिनल नर्व पड़ी है ना, उसकी 3 ब्रांचेस होती है, ऑप्थेल्मिक ब्रांच, फिर मैक्सिलरी, फिर मैंडिबुलरी ब्रांच। ठीक है, जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच है उसके आगे लॉन्ग सिलियरी नर्व एक ब्रांच होती है जो कि इसको सप्लाई कर रही होती है। इसकी न्यूट्रिशन फिर कैसे मेंटेन हो रही है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लड सप्लाई तो है नहीं है, फिर इसकी न्यूट्रिशन कौन मेंटेन कर रहा है। तो एक तो एक्वस ह्यूमर कर रहा है, मैंने आप लोगों को बताया ना एक्वस ह्यूमर होने के अंदर आ जा रहा है, लेकिन उसको निकालने वाला कौन है, एंडोथेलियल पम्प्स है। ठीक है, फिर टीयर फिल्म जो हमारे सामने टीयर फिल्म है उसके अंदर भी आप लोगों को पता है प्रोटीन्स होते हैं, साल्ट्स वगैरह होते हैं, जो एक्वस लेयर होती है, तो वो भी इस चीज़ को मेंटेन कर रही है, न्यूट्रिशन वगैरह को। कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी को कौन कौन मेंटेन कर रहा है, एक तो एक्टिव एंडोथेलियल पम्प्स, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पानी निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, जो एक्वस ह्यूमर में लेके जा रहे हैं। ठीक है, और रेगुलरली प्लेस्ड है एंडोथेलियल और एपिथेलियल सेल्स, जो सबसे पहली लेयर है एपिथेलियल सेल्स और जो सबसे आखिरी लेयर है एंडोथेलियल सेल्स, रेगुलरली प्लेस्ड है। और फिर स्टोमल ओरिएंटेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो इनके कॉर्नियल फाइबर्स है ना, वो भी एक तो डायमीटर में बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्मली ही वो सारे जो फाइबर्स हैं वो प्लेस्ड हैं। तो इस वजह से इनकी कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही है, और उसमें कोई ब्लड वेसल नहीं है, ना ही कोई लिम्फेटिक है। अगर होती तो वो ट्रांसपेरेंसी को डिस्टर्ब कर सकती है। फंक्शन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि रिफ्रैक्टिक लेंस के तौर पे काम कर रहा है, पावरफुल है, सबसे ज़्यादा यही है। और 43 डायोप्टर इसकी वैल्यू है। आप लोगों को पता है कि रेज कहीं से भी आ रही हैं, ठीक है, उन्होंने आ जाके रेटिना पे एक पॉइंट पे ही ज्वाइन होना है। तो ये सारा काम रिफ्रैक्टिव लेंस ही कर रहा होता है, रिफ्रैक्टिव लेंस पावर ऑफ कॉर्निया।